हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। मैंने आपको बताया कि जो सेल साइकिल होती है वो 4 मेजर स्टेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है, जिसमें आपके G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉडली मैंने आपको बताया, अगर ब्रॉडली हम लोग सेलुलर प्रोसेस के हिसाब से सेल बायोलॉजी को डिवाइड करें तो 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक को इंटरफेज कहते हैं और दूसरे को एम फेज कहते हैं। कौन कौन से फेजेस इंटरफेज में होते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ अकाउंट लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है। किस फेज में क्या होता है मैंने वहां पे ब्रीफली डिस्कस किया है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप देते हुए आपको सेल साइकिल का ओवरव्यू डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे सेल साइकिल का। किसका? सेल साइकिल का ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ठीक है। और इस ओवरव्यू से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स की बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू में हम लोग थोड़ा सा पिछला रिकैप लेते हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी चर्चा आपको एम फेज के बारे में करके एम फेज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया था। सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल is a ordered series of events that leads to cell replication, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल में 4 प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस इसमें होती हैं, 4 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस इसमें होती हैं, ठीक है। और वो चारों प्रोसेसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, पहला सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल का ग्रो होना जरूरी है। दूसरा डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद डीएनए का या क्रोमोसोम का क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। और फिर तीसरा होता है सेल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ सेल, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये चारों प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड मैनर में और बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में होती रहनी चाहिए, ठीक है। इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या होता है, सारी चीजें बहुत बारीकी से डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सेल साइकिल होती है उसको ब्रॉडली 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं और वो दोनों फेजेस क्या होते हैं? पहला फेज होता है अगर सेल साइकिल की हम लोग बात करें, सेल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो 2 मेजर फेजेस मैंने आपको बताए थे। एक मैंने आपको बताया था इंटरफेज और दूसरा मैंने आपको बताया था एम फेज, ठीक है, एम फेज, ठीक है। इंटरफेजेज में मैंने आपको बताया था इसमें 3 मेजर स्टेजेज होती हैं। एक होती है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज या सिंथेसिस फेज और तीसरा होता है G2 फेज, ठीक। इन सारे फेजेस के बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस जैसे ही पूरे होते हैं तुरंत ही सेल्स मूव कर जाती हैं एम फेज में। ये पूरी सेल साइकिल होती है, मैंने आपको एक शॉर्ट लेक्चर में बना के भी दिखाया है, ठीक है। एम फेज होता है, एम फेज से सेल्स निकलती हैं, G1 फेज में जाती हैं, G1 फेज से सेल्स निकलती हैं, S फेज में जाती हैं,
एस फेज से सेल्स निकलती हैं, G2 फेज में जाती हैं और G2 फेज से सेल्स निकलती हैं और M फेज में वापस चली जाती हैं। यहाँ पे एक और चीज होती है, कुछ सेल्स निकल करके G0 फेज में चली जाती हैं। और क्यों G0 फेज में जाती हैं और कैसे G0 से फिर वापस ये G1 में एंटर कर जाती हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है आपको। ठीक है, तो ये टोटल आपकी सेल साइकिल होती है। ठीक है, सेल साइकिल होती है। इंटरफेज में ये जो G1 फेज है, चलिए साहब थोड़ी सी कहानी में आपको थोड़ा सा और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कहानी थोड़ी सी बताता हूं, मैं आपको आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो G1 फेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये। ठीक है, सेल साइकिल इनिशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल्स को चेक किया जाता है सेल ग्रोथ के लिए, सेल ग्रोथ चेक की जाती है सेल्स की, और आरएनए और प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेक किया जाता है, आरएनए एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन। और वो प्रोटीन और आरएनए कौन से होंगे, ऐसी प्रोटीन्स और आरएनए होंगे जिनकी जरूरत हमको एस फेज में पड़ने वाली है। ठीक है, जिनकी जरूरत हमें एस फेज में पड़ने वाली है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जब सेल्स G1 फेज से निकल करके एस फेज में जाने वाली होगी, मतलब सेल्स G1 में है और एस में इसको जाना है, तो सबसे पहले वहां पे ये चेक किया जाएगा कि क्या ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो चुकी हैं या नहीं। सेल्स को जिन आरएनए की जरूरत पड़ने वाली है, जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली है, वो सेल के पास हैं या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटरी पॉइंट होता है। G1 से S फेज के बीच में एक रेगुलेटरी पॉइंट होता है। क्या होता है, ये एक रेगुलेटरी पॉइंट है। यहाँ पे सेल्स को रेगुलेट किया जाता है, यहाँ पे सेल्स को चेक किया जाता है कि क्या ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो चुकी हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हो चुकी हैं, सेल प्रॉपर तरीके से ग्रो हो चुकी है, सारे एंजाइम्स सारे आरएनए वहां पे अवेलेबल हैं, तब सेल क्या करती है, इस रेगुलेटरी पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। और अगर ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं तो सेल को यहीं पे रोक दिया जाता है, ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाती है। इस पॉइंट को कहा जाता है, मैमल्स में कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। किसमें, मैमल्स में अगर हम लोग बात करें तो मैमल्स में इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। और अगर हम लोग बडिंग ईस्ट में बात करें इसकी, बडिंग ईस्ट में, बडिंग ईस्ट में, तो इसको कहा जाता है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, फिर से सुनिएगा, G1 फेज में एक रेगुलेटरी पॉइंट होता है, रेगुलेटरी पॉइंट होता है। वो उस रेगुलेटरी पॉइंट पे देखा जाता है कि सेल्स प्रॉपर तरीके से ग्रो हुई हैं या नहीं, जिन एंजाइम और आरएनए की जरूरत इसको एस फेज में पड़ने वाली है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, हिस्टोन की सिंथेसिस के लिए, वो सारे आरएनए और प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, सेल इस रेगुलेटरी पॉइंट को, जिसको मैमल्स में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं और बडिंग ईस्ट में स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, तुरंत इस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार अगर सेल इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार सेल इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर गई तो वो डिवीजन के लिए कमिट कर जाती है। इसका मतलब अब वो एस फेज में जरूर जाएगी। ठीक है, अब वो एस फेज में जाने के लिए निकल चुकी है, अब उसे जीवन में नहीं रोका जा सकता। एक ही शर्त पे रोका जाता है, जब उसकी एपोप्टोसिस कर दी जाए। ठीक है, तो एक बार अगर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस कर गई सेल तो वो डिवीजन के लिए कमिट कर जाती है और अब वो डिवीजन साइकिल में आगे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना था। एक बार सेल रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, एस फेज में जाएगी, एस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद सेल जाएगी G2 फेज में, G2 फेज में क्या होगा, फिर से ग्रोथ को चेक किया जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे फिर से होगी, वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी माइटोसिस में। जैसे ही वो प्रोटीन्स यहाँ पे मिल जाएंगी, वो सारी प्रोटीन्स यहाँ पे अवेलेबल होगी, सेल चली जाएगी डिवीजन के लिए माइटोसिस फेज में। ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, एक बार अब मैं आपको थोड़ा सा एम फेज के बारे में बताता हूं कि सेल्स इंटरफेज से आ चुकी है, उसके पास क्रोमोसोम का डिवीजन हो चुका है, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं, तब सेल कहां चली जाएगी, एम फेज में चली जाएगी। एम फेज की बात करते हैं, एम फेज। ठीक है, एम फेज में भी कई स्टेप्स होते हैं, कई स्टेजेस हैं। पहले स्टेज को कहा जाता है, ब्रॉडली अगर कहा जाए तो प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, मेटाफेज, थर्ड होता है एनाफेज,
एनाफेज, और फोर्थ होता है टीलोफेज, एंड देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये बेसिक 1 2 3 4 5, तो ये 5 बेसिक फेजेस हैं एम फेज के। इन फेजेस से होकर के एक सेल से 2 सेल बन जाती है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, एम फेज तक सेल्स कब पहुंचेगी, जब वो अपने इंटरफेज को क्रॉस कर जाएगी। इंटरफेज में क्या होगा, बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद सेल पहुंच जाएगी एम फेज में, और जैसे ही एम फेज में पहुंचेगी प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगी। अब किस फेज में क्या क्या मेजर चेंजेस होते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं, फिर मॉलिक्यूलर जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो ब्रीफ में एक बार देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। पहले साहब प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज क्या क्या होगा। पहली चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। दूसरा क्या होगा, द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ब्रेक्स इनटू स्मॉल वेसाइकल्स, ठीक है। और थर्ड इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट है, थर्ड क्या है, और यहां पे एक चीज और होगी, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम जो होंगे वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, कंडेंसेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा। और फोर्थ यहाँ पे इवेंट जो होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट, वो ये होगा कि इन लेट प्रोफेज, प्रोफेज जब खत्म होने वाला होगा तब क्या होगा, इन लेट प्रोफेज ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काइनेटोकोर starts assembly starts assembled at centromere of each क्रोमोसोम, ठीक है। काइनेटोकोर की असेंबली स्टार्ट हो जाएगी कब, लेट प्रोफेज में। तो ये 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, कहां पे, 4 मेजर इवेंट्स होते हैं प्रोफेज में, ठीक है। मेटाफेज की बात करते हैं, मेटाफेज की बात करते हैं, मेटाफेज की बात करते हैं, ठीक है। इस फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज ड्यूरिंग दिस फेज पहली चीज क्या होगी, द क्रोमोसोम्स aligned at the center of the cell, aligned at the center of the cell, या हम लोग कहेंगे क्रोमोसोम इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, द काइनेटोकोर ऑफ each sister chromatids get attached to the
माइक्रोट्यूब्यूल्स 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 coming from opposite spindle poles। ठीक है, क्या होगा? पहली चीज तो क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाएंगे। ठीक है, इक्वेटर पे आ जाएंगे। और दूसरा इवेंट क्या होगा? जो काइनेटोकोर मैंने कहा था असेंबल हो रहे थे प्रोफेज में, कहां पे? सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम। वो काइनेटोकोर्स डिफरेंट जो अपोजिट स्पिंडल पोल से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे अटैच होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अब ये सेग्रीगेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे फेज में क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज during this phase sister chromatids separated by microtubules towards opposite spindle pole। ठीक है, यहां पे क्या होगा? क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमेटिड सेपरेट होने लगेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट स्पिंडल पोल से आ रहे हैं वो उनको खींच के अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ लेकर के जाने लगेंगे। ये काम कहां पे होगा? ये एनाफेज में होगा। बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज की बात करें अगर, तो टीलोफेज में क्या काम होगा? ड्यूरिंग दिस फेज क्या क्या होगा? पहली चीज क्या होगा? ड्यूरिंग दिस फेज माइटोटिक स्पिंडल्स disassembled second chromosomes decondensed third nuclear membrane reappears means nucleus are separated मतलब दो नए न्यूक्लियस बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है साइटोकाइनेसिस की। बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, साइटोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज फिजिकल डिवीजन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स। यहां पे क्या होगा? फिजिकल डिवीजन हो जाएगा सेल्स का और दो डॉटर सेल बन करके तैयार हो जाएंगी। ठीक है, एक फिगर से इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं। सिंपल सा फिगर बनाता हूं, आप एक बार देख लीजिए किस तरह से क्या क्या हो रहा होता है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंपल सेल में पड़े होंगे। ठीक है, और इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। सपोज दैट ये हैं दोनों क्रोमेटिड्स। ठीक है, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है,
और इसके अलावा क्या होता है, काइनेटोकोर की असेंबली स्टार्ट हो जाती है, मतलब काइनेटोकोर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, काइनेटोकोर सेंट्रोमेरिक रीजन में क्या होगा, काइनेटोकोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना काम कहां पे होता है, ये काम होता है प्रोफेज में। ठीक है, ये है प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेल्स प्रोफेज से जाती हैं मेटाफेज में। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होगा, ठीक है, मेटाफेज में मैंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाएंगे और कहां पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। ठीक है, कहां पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। ठीक, तो सपोज दैट ये क्रोमोसोम्स हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, ये कहां पे हैं अभी, ये हैं इक्वेटर पे, ये हैं इक्वेटर पे। ठीक है, ये तीसरा हो गया इसी तरह से। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम आ गए कहां पे, ये आ गए इक्वेटर पे, ये कहां पे हैं, इक्वेटर पे हैं। और मैंने आपको बताया कि जो काइनेटोकोर बना था वहां से माइटोटिक असेंबली, जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पिंडल पोल्स होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल पोल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे स्पिंडल पोल्स हैं, और इन स्पिंडल पोल्स से क्या है, आने वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनका अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये काम कब होगा, ये होगा मेटाफेज में। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सारे जो क्रोमोसोम है वो माइटोटिक स्पिंडल से अटैच होने लगते हैं, और कहां पे होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं। ये कंडीशन कब की होती है, ये होती है मेटाफेज की। ये है मेटाफेज। ठीक है, अब पहुंचती हैं सेल्स एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो स्पिंडल्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, ये क्रोमेटिड्स को अपोजिट जो स्पिंडल पोल है उस साइड में क्या करने लगते हैं, पुल करने लगते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना शुरू करते हैं। कैसे क्या होगा, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये अगर सपोज ये सेल है तो, और ये पहुंची है एनाफेज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो क्रोमोसोम, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों स्पिंडल पोल्स की तरफ एक एक क्रोमेटिड्स मूव करने लग जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो बी शेप्ड दिखता है, वो इसी वजह से बी शेप्ड दिखता है। ठीक है, मेरी आर्ट पे आप मत जाइएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आर्ट मेरी मुझे पता है कैसी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें, ये स्पिंडल पोल्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे होते हैं। किसको, जो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे होते हैं। तो ये कुछ कहानी, ऐसी कुछ कहानी होती है एनाफेज की। ठीक है, ये कुछ कहानी, ऐसी कुछ कहानी होती है एनाफेज की। ठीक है, एनाफेज के बाद फिर स्टेज आती है टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होता है, जो फिजिकल डिवीजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, सेल्स का फिजिकल डिवीजन क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, कुछ इस तरीके से जो फिजिकल डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिफॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है वो डीकंडेंस्ड हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये होता है टीलोफेज में। ठीक है, फिर सेल्स कहां पहुंचेंगी, फिर पहुंचेंगी साइटोकाइनेसिस में, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दो डाटर सेल्स बन जाएंगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोसॉल का बेसिकली डिवीजन हो जाता है, और क्या बन करके तैयार हो जाती हैं,
दो सेल्स बन जाती हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? दो डॉटर सेल्स। ठीक है, तो दोनों के पास अपने न्यूक्लियस हैं और इस न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। ये क्या है? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये कब हुआ? जब ये पहुंची कहां पे? साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हुई माइटोसिस फेज, माइटोटिक फेज की, जिसको हम लोग एम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी सेल साइकिल में मैंने आपको जो बताया, अभी तक मैंने आपको बताया कि 4 मेजर फेजेज हैं और उन 4 मेजर फेजेस से हो करके, 4 मेजर स्टेजेस से होकर एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाती है और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल साइकिल। ठीक है, और जब डिवीजन वाले फेज में पहुंचती है, साइटोकाइनेसिस वाले में, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रही होती है, इसलिए ब्रॉडली हम लोग कह देते हैं कि हम सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लगभग बेसिक चीजें जो थी सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है सेल साइकिल के बारे में। आप जो सेल साइकिल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल साइकिल के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, लगभग वो सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैंने 2 लेक्चर इसमें इसलिए लगाए क्योंकि लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाते हैं तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आने वाले जो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट वाले लेक्चर्स होते हैं वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है और फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आया, ये कहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो वो सारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, फिर मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लेक्चर लेके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है और अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन की बात करेंगे और वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।